तरफ सीरिया में उथल पुथल का माहौल है, क्योंकि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद बागियों ने सरकार पर कब्जा कर लिया है और नई सरकार बना रहे हैं। तो हिंसा और हंगामे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वहीं नई सरकार हालात में स्थिरता लाने का प्रयास कर रही है। सत्ता में बदलाव के लिए 3 महीने का वक्त तय किया गया है। नई सरकार ने इसके लिए संविधान और संसद को फिलहाल निलंबित रखने का फैसला किया है। वहीं सीरिया में अब नए सरकारी झंडे को भी अपना लिया गया है। सीरिया के सरकारी दफ्तरों और दूसरी जगहों पर विद्रोहियों का झंडा अब राष्ट्रध्वज के रूप में लहरा रहा है। सीरिया में मौजूद भारतीय और रूसी दूतावासों ने पुराने झंडे उतारकर नए झंडे लगा दिए हैं। इस तरीके से वहां की नई सरकार को मान्यता दे दी गई है। हम आपको बताएंगे सीरिया के नए झंडे में क्या बदलाव हुए हैं, इसका मतलब क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सीरिया में और क्या क्या चल रहा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रध्वज भी बदल गया है। सीरिया की सत्ता पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों का झंडा पूरे सीरिया के साथ कई दूसरे देशों में लहरा रहा है। इसे सीरिया का सरकारी झंडा घोषित कर दिया गया है। नए झंडे में 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर हरे रंग की, बीच में सफेद और नीचे लाल रंग की पट्टी है। इसमें हरा रंग उम्मीद, आजादी का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति और सुंदर भविष्य का प्रतीक है। वहीं काला रंग सीरियाई लोगों की मेहनत और उन पर अरबों की ओर से किए गए जुल्मों का प्रतीक कहा जाता है। नए झंडे में बीच वाली पट्टी पर 3 लाल सितारे हैं जो क्रांति के आदर्शों के प्रतीक माने गए हैं। पुराने झंडे में लाल सफेद काली पट्टियों के साथ हरे रंग के 2 सितारे थे जो संयुक्त अरब गणराज्य के 2 संस्थापक देशों सीरिया और मिस्र को दर्शाते हैं। पहले से सीरिया का जो राष्ट्रध्वज था उसका इस्तेमाल 1980 से किया जा रहा था, जो अरब एकता का प्रतीक था। 44 साल के बाद अब नया ध्वज सीरिया के सरकारी दफ्तरों और दूसरी तमाम जगहों पर लहरा रहा है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सीरिया की। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अब सीरिया का झंडा बदला है तो क्या वहां का नक्शा भी बदलेगा? सीरिया में 50 साल से ज्यादा के बशर अल असद शासन का तख्ता पलट हो चुका है और अब हुकूमत विद्रोही गुट के लीडर अबू मोहम्मद अल जोलानी के हाथ में आ गई है। बशर अल असद को रूस ने पनाह दी है। इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम यानी HTS की अगुवाई में विद्रोही गुट ने दमिश्क पर कब्जा कर असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत तमाम बड़े शहरों पर हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट का ही कब्जा है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या सीरिया कई हिस्सों में बंटने जा रहा है? क्या इजराइल और तुर्की मौका देखकर सीरिया के कई टुकड़े कर सकते हैं, या फिर सीरिया में ही मौजूद कई विद्रोही गुटों के बीच में टकराव से देश बढ़ जाएगा? क्योंकि ईरान ने आरोप लगाया है कि इस पूरी साजिश के पीछे तुर्की का हाथ है, तो वहीं अब भी कई छोटे छोटे विद्रोही गुटों का कब्जा सीरिया के अलग अलग हिस्सों में है। सीरिया में बशर अल असद का दौर खत्म हुआ और हुकूमत विद्रोहियों के हाथ में आ गई। सीरिया की सत्ता पर काबिज होने के बाद विद्रोही गुट बशर अल असद परिवार से जुड़ी चीजों को लगातार खत्म कर रहे हैं। बशर अल असद के महल को लूटने और परिवार के सदस्यों की मूर्तियां गिराने के बाद विद्रोहियों के निशाने पर असद के पिता का मकबरा है। मकबरे में भी विद्रोहियों ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा मकबरा ही तहस नहस हो गया है। उत्तर पश्चिमी सीरिया के करदाह में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद के मकबरे में विद्रोही घुस गए और यहाँ तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। इस जगह पर हाफिज के अलावा असद के परिवार के दूसरे लोगों की कब्र है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ, विद्रोहियों की जीत हुई और अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीरिया कई हिस्सों में बंटने जा रहा है? क्या इजराइल और तुर्की मौका देखकर सीरिया के कई टुकड़े कर सकते हैं, या फिर सीरिया में ही मौजूद कई विद्रोही गुटों के बीच टकराव से देश बढ़ जाएगा? दरअसल सीरिया में कुर्दों के वर्चस्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस
यानी एसडीएफ का पूर्वी सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। अमेरिका समर्थित इस ग्रुप की स्थापना 10 अक्टूबर 2015 को हुई थी। एसडीएफ का कहना है कि इसका मकसद सीरिया को सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और संघीय बनाना है। दूसरी तरफ तुर्की एक तरफ से एसडीएफ का कट्टर विरोधी है, जिसका कहना है कि एसडीएफ का पीकेके से सीधा संबंध है और पीकेके को वो आतंकी संगठन मानता है। हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस और उसके सहयोगी गुटों के विद्रोह के बाद ही बशर अल असद ही देश छोड़ने को मजबूर हुए। एचटीएस का इदरीश और अलेप्पो समेत देश के बड़े हिस्सों पर इसका कब्जा है। माना जाता है कि इन समूहों को तुर्की का समर्थन हासिल है। ईरान ने भी यही आरोप लगाए हैं। बुधवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने तेहरान में हजारों लोगों से मुलाकात की और सीरिया पर कुछ बड़े खुलासे किए। खामेनेई ने कहा कि कोई शक में न रहे, क्योंकि सीरिया में जो हुआ वो अमेरिका इजराइल की साजिश है। उन्होंने तुर्की का नाम लिए बगैर दावा किया कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसमें पड़ोसी देश की सरकार साफ साफ रोल निभा रही है। نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. अमेरिका और इसराइल को खामेनेई अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। वो नेतन्याहू की हत्या तक का फतवा जारी कर चुके हैं, लेकिन सीरिया में तख्ता पलट को लेकर उन्हें सबसे बड़ा सदमा तुर्की की भूमिका को लेकर लगा है। ईरान ने बशर का हाथ थामे बैठे अर्दोगन की ये तस्वीर जारी की, जिसमें दोनों की पत्नियां भी हैं। लेकिन इसके साथ खामेनेई का ये बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन वो पीछे छुरा छिपाए रहता है। दरअसल विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम को तुर्की का खुला समर्थन था और उसने ईरान के करीबी बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया। तुर्की भी सुन्नी देश है और एचटीएस भी सुन्नी मुसलमानों का संगठन है, जबकि ईरान शिया देश है और बशर अल असद भी शिया हैं। समय समय पर ईरान और तुर्की में मुसलमानों का रहनुमा बनने की होड़ लगी रहती है, लेकिन जब बात सीरिया की आई तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बशर की सत्ता को उखाड़ फेंकने में विद्रोहियों का साथ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि बशर अल असद के देश छोड़कर भाग खड़े होने के बाद तुर्की का सीरिया में प्रभाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि तुर्की अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकता है और सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सकता है। हालांकि तुर्की दावा कर रहा है कि वो विपक्षी गुटों से बातचीत कर एक ऐसी सरकार स्थापित करने की कोशिश में है जो सभी गुटों को रिप्रेजेंट कर पाए। तुर्की के इस बढ़ते प्रभाव के दरमियान इसराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। सिर्फ हवाई हमले ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी इजरायली सेना सीरिया के सीमा के भीतर घुस गई। ये इजरायली सेना की 210वीं डिवीजन के सैनिक हैं, जो इसराइल के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। इसराइल ने भी कबूल लिया है कि उसके कब्जे वाले गोलान हाइट्स स्थित बफर जोन में उसके सैनिक दाखिल हो गए हैं। इसराइल ने जमीनी हमले के साथ साथ सीरिया पर अब तक की सबसे भीषण बमबारी की है। सीरियाई इलाके में दाखिल हुए इजरायली सैनिकों को यहाँ सैन्य पोस्ट पर रॉकेट मिले। इसके अलावा मोर्टार और लैंडमाइंस का जखीरा भी मिला। इसराइल और सीरिया के बीच 1974 के समझौते के तहत युद्ध विराम था, लेकिन असद के तख्ता पलट के बाद इस समझौते का वजूद भी खत्म हो गया। इस बीच इसराइल अपनी सुरक्षा का हवाला देकर इन इलाकों में दाखिल हो गया। ईरान इसे सीरिया में जमीन हड़पने की चाल के तौर पर देख रहा है। वहीं नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि इसराइल गोलान हाइट्स के बफर जोन से अब अपना कब्जा कभी नहीं छोड़ेगा और ये इलाका करीब 400 वर्ग किलोमीटर का है। इस बीच सीरिया के अलग अलग हिस्सों में अब भी कब्जे की जंग छिड़ी है। तुर्की और इसराइल जैसे मुल्क तो मौका तलाश ही रहे हैं, साथ में सीरिया में मौजूद छोटे छोटे दल हालात को और भी मुश्किल बना रहे हैं। पश्चिमी सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों में बशर अल असद समर्थित अलावायत फोर्सेस का कब्जा है। अलावायत फोर्सेस के ईरान, इराक और लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप से भी मजबूत संबंध है। इन इलाकों को वैसे भी असद समर्थित गुटों का मजबूत गढ़ कहा जा सकता है। उत्तरी सीरिया में सीरियन नेशनल आर्मी का दबदबा है। ये तुर्की का समर्थित विद्रोही समूह है। ये गुट 2011 के विद्रोह के बाद असद की सेना से अलग हो गया था, जिसका बशर अल असद के सुरक्षा बलों के खिलाफ उत्तर पश्चिमी सीरिया में देश के बड़े हिस्से पर कब्जा है। जाहिर है एक तरफ सीरिया के हालात संजीदा हैं, तो दूसरी तरफ उस पर कब्जे की जंग अभी भी चल रही है।
इतना तो तय है कि सीरिया के लिए आगे की राह आसान नहीं रहेगी, क्योंकि तुर्की और इजराइल के अलावा छोटे छोटे बगावती धड़े भी सिर उठा सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया बिखर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ तुर्की और इजराइल जैसे मुल्क हैं जो सीरिया की जमीन पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा हालात सीरिया के बिखरने का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ये कह पाना मुश्किल है कि असद सरकार के तख्ता पलट से सीरिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर सीरिया में अफगानिस्तान की तरह एक नए संघर्ष की शुरुआत होगी। दरअसल बीते कई दशकों से सीरिया के संघर्ष को देखकर अफगानिस्तान के गृह युद्ध और तालिबान की वापसी की यादें जहन में ताजा हो जाती हैं। पहले 13 साल का गृह युद्ध, फिर 13 दिन में सब कुछ खत्म हो जाना कुछ वैसी ही तस्वीर दिखा रहा है। तो क्या वाकई सीरिया पश्चिम एशिया का अफगानिस्तान बनने की राह पर है? क्या असद सरकार के तख्ता पलट से सीरिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या विद्रोही गुटों का शासन सीरिया में सभी के लिए खुशहाली लेकर आएगा? या फिर सीरिया में अफगानिस्तान की तरह एक नए संघर्ष की शुरुआत होगी? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि सीरिया के ताजा हालात कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। 7 दिसंबर 2024 को सीरिया में 50 साल पुरानी असद परिवार की सत्ता एक झटके में ढह गई। सिर्फ 13 दिन में हालात इतनी तेजी से बदले कि बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा और रूस में पनाह लेनी पड़ी। ठीक वैसे ही 15 अगस्त 2021 को तालिबानी लड़ाकों ने दोबारा काबुल पर कब्जा किया था। करीब 2 दशक के इंतजार के बाद अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी हुई थी और अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौट रही थी। उससे पहले अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर निकल गए थे। वैसे तो सीरिया में विद्रोह का दौर और गृह युद्ध पिछले 13 साल से चल रहा था, लेकिन पिछले 13 दिनों में हालात इतनी तेजी से बदले कि सत्ता विद्रोही गुट के हाथ में आ गई। 13 साल के गृह युद्ध के बाद सीरिया के विपक्षी मिलिशिया को राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता पर पकड़ ढीली करने का मौका मिला। माना जा रहा है कि लगभग 6 महीने पहले इस तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर ली गई थी। दरअसल सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस और ईरान जैसे मुल्कों का समर्थन हासिल था, लेकिन मौजूदा कुछ वक्त से ये दोनों ही मुल्क अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं। रूस 33 महीने से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तो वहीं ईरान के प्रॉक्सी गुट खास तौर पर सीरिया में मददगार साबित होने वाला हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है। ऐसे में विद्रोहियों के पास सियासी तौर पर पहले ही कमजोर हो चुके असद को सत्ता से बेदखल करने का सुनहरा मौका था। देखिए, असद परिवार का दोबारा स्थापित होना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि असद परिवार की एक्सेप्टेंस जो है वो वहाँ की ग्रास रूट के ऊपर बिल्कुल नहीं है और इसीलिए उनको जल्दी से वहां से भागना पड़ा। देखिए, कोई हर आदमी वहां पे जहाँ तक खुश है, एक्सेप्ट में भी उनके जो अलावाइट ग्रुप के कुछ लोग हैं या कुछ माइनॉरिटीज के लोग होंगे, तो ये नहीं है कि उनको, लेकिन पिछले 15 साल में उनके पास बड़ा समय था जब वो उस चीज को ठीक कर सकते थे। उन्होंने कुछ नहीं किया। जो फोर्स सीरिया की जो आर्म फोर्सेस थी उन्होंने भी लड़ा नहीं, तो किसके बलबूते पर लाएंगे? लोग तो खुश नहीं है, आर्म फोर्सेस आपके पास है नहीं, हिजबुल्लाह की हालत वैसे खराब हो गई है, ईरान की समस्या है चल रही है आप काफी। तो मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन हाँ, कंट्री अगर स्टेबल होता है तभी कह सकते हैं। अगर स्टेबल नहीं होता है तो डिफरेंट ग्रुप्स जो है लड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ, सिविल वॉर कंटिन्यू करता रहेगा और कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स भी आगे आ जाएंगे, तो और ज्यादा समस्या बढ़ सकती है।
सीरिया के संघर्ष को देखकर अफगानिस्तान की गृह युद्ध और तालिबान की वापसी की यादें जहन में ताजा हो जाती हैं। अफगानिस्तान में 1978 से 1989 के बीच सोवियत अफगानिस्तान युद्ध हुआ था। इस जंग में अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और चीन समर्थित अफगान मुजाहिदीन की जीत हुई थी। अफगान मुजाहिदीनों को मिली सत्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत की और तालिबान को उखाड़ फेंका। करीब 2 दशक तक अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के बीच संघर्ष जारी रहा। 2020 में कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ। 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त 2021 को तालिबानी लड़ाकों ने एक बार फिर काबुल पर कब्जा कर लिया। करीब 2 दशक के इंतजार के बाद अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी हुई। सीरिया के हाल भी कमोबेश अफगानिस्तान जैसे ही होते दिख रहे हैं। 1946 में आजादी मिलने के बाद से ही पश्चिमी एशिया का ये इस्लामिक मुल्क राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा। आजादी के करीब 2.5 दशक बाद 1971 में हाफिज अल असद ने सीरिया में तख्ता पलटकर सत्ता हासिल की थी। पिता की मौत के बाद बेटे बशर अल असद के पास सत्ता आई, लेकिन 2011 में असद सरकार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो गई और सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया। इस दौरान सीरिया में अमेरिका, रूस, ईरान और तुर्की जैसे देशों का दखल बढ़ने लगा। ईरान और रूस जहां असद परिवार के शासन को बनाए रखने में मदद करते रहे, तो अमेरिका और तुर्की अलग अलग विद्रोही गुटों का समर्थन करते रहे। जो HTS है, जो हयात तहरीर अल शाम ग्रुप है, और दूसरे जो रेसिस्टेंस या रिबेल फोर्सेस थे, उन्होंने मिलकर के इतना द्रुत गति के साथ, तेजी के साथ में पूरे लगभग सारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, बड़े बड़े सिटीज के ऊपर में, और असद को वहां से भागना पड़ा। तो ये तो बात सच है कि जो वहाँ की मिलिट्री है वो भी इस वक्त नहीं है ज्यादातर। ये किस तरह से पावर डायनामिक बनेगा, कैसे सारे ग्रुप्स जो हैं गवर्न करेंगे, कैसे लोगों की समस्याएं जो हैं, 90% से ज्यादा लोग वहां पर पुअर हैं और पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, तो किस तरह से वो लोग कर पाएंगे, ये देखना है। तो ऐसे ट्रांजिशन में समस्याएं बहुत अधिक होती हैं और उन समस्याओं का समाधान बड़ी मुश्किल से हो पाता है। डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कितना सपोर्ट कर पाते हैं। 50 साल का असद परिवार का शासन 13 दिनों में बिखर चुका है। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत तमाम बड़े शहरों पर हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट का कब्जा है। ये वही गुट है जिसका सरगना अबू मोहम्मद अल जोलानी का बगदादी से गहरा रिश्ता रहा है। अबू मोहम्मद अल जोलानी मूल रूप से ISIS का हिस्सा था। उसे 2016 तक सीरिया में अल कायदा की परछाई माना जाता था। वो 2011 में सीरिया में अल नुसरा फ्रंट के नेता के रूप में उभरा, जिसे बगदादी ने सीरिया में अल कायदा की शाखा के तौर पर स्थापित किया था। अल नुसरा फ्रंट अल कायदा की आधिकारिक शाखा थी, लेकिन 2013 से 14 में जोलानी ने बगदादी के साथ मतभेद के बाद ISIS से अपनी राह अलग कर ली। जोलानी ने अपनी पहचान हयात तहरीर अल शाम के एक ऐसे नेता के तौर पर बनाई जिसका ISIS या अल कायदा से अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीरिया की सत्ता में उसके आने के बाद एक बार फिर से ISIS के मजबूत होने का खतरा बढ़ गया है। भले ही जोलानी के नेतृत्व वाला HTS अब ISIS का सीधा समर्थक नहीं है, लेकिन सीरिया में अराजकता और कट्टरपंथी गुटों की गतिविधियां ISIS जैसे संगठनों को फिर से खड़ा होने की उपजाऊ जमीन दे सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई सीरिया में अब हालात बदलने वाले हैं? क्या असद शासन के अंत के बाद HTS वाकई मुल्क में उदारवादी शासन लागू कर पाएगा, या फिर ये तुर्की और अमेरिका जैसे पावर के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद विद्रोहियों का राजधानी पर कब्जा हो चुका है। वहां फंसे 75 भारतीयों की स्वदेशी वापसी भी हो चुकी है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 75 भारतीयों को वापस ले आया गया है। इस पूरे मिशन को दमस्क और बैरूत में भारतीय दूतावासों ने अंजाम दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो लोग वहां अब भी फंसे हैं उन्हें भी जल्द स्वदेश वापस लाया जाएगा। सीरिया से भारत लौटे गाजियाबाद के रहने वाले रवि भूषण ने वहां के खौफनाक मंजर का आंखों देखा हाल सुनाया। उन्होंने अपने बचाव और रेस्क्यू के लिए भारत सरकार और दूतावास का धन्यवाद भी किया। और चलिए, जेएनटी स्पेशल में फिलहाल के इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।